हम लोग अभी पढ़ चुके थे कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है। यदि हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई प्रदान करें तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है। यदि ट्रांसफार्मर को हम डीसी प्रदान करें तो क्या होगा? तो सबसे पहले यह होगा, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। हमको पता है कि एसी की आवृत्ति जो होती है वो कितना हर्ट्ज होती है? एसी की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। और जो डीसी की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो डीसी की आवृत्ति होती है 0। आवृत्ति का मतलब होता है यहाँ पे यफ से है। एक्सएल 2 एक कांस्टेंट संख्या है, 2 पाई एफ यदि हम 0 रख दें और यह रख दें तो एक्सएल का मान 0 हो जाता है। जिस प्रकार प्रतिरोध क्या करती है कि करंट के मार्ग में रुकावट डालती है, वो डीसी के लिए होता है। और एक्स क्या होता है? प्रतिघात। तो एक्सएल बराबर यदि 0 होगा यानी कहने का मतलब है कि करंट के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, 0 है। तो यदि प्रतिघात 0 है तो हमारा करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और करंट यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यदि करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वायरिंग जल सकती है। तो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, यदि, अब शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ट्रांसफार्मर को ऐसे लिखेंगे, ट्रांसफार्मर को डीसी प्रदान की जाए तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है आपको? आपको ये रीजन भी समझ में आ गया कि क्यों जल जाएंगी? क्योंकि हम देखते हैं यहां पर एक चीज आपको समझा रहे हैं, आर, एक्स और जेड तीनों का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे ध्यान रखिएगा। और तीनों क्या करते हैं? करंट के मार्ग में रुकावट डालते हैं। यहां एक्सियल भी करंट के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। ठीक है, तो यदि प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहेगा तो करंट कम फ्लो होगा। यदि ये 0 है, इसका मतलब है कि करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, इसलिए हम डीसी प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर। रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो को हमेशा के से प्रदर्शित करते हैं। के से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और ट्रांसफार्मर ये क्या होता है, ये होता है मात्रकहीन। मात्रकहीन का मतलब होता है कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। मात्रकहीन। इसके पहले एक चीज हम और पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर का ईआरएमएस मतलब विद्युत वाहक बल, आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है, 4.445 एफ और एन। यहां पे मैं लिख देता हूं, एफ क्या है, फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न मतलब कुंडली या चक्करों की संख्या। ठीक, 4.445 एफ एन। एवरेज में क्या होता है, 4.5 एफ एन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। ट्रांसफार्मर के ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, ई का मतलब आप लोग समझ गए, ई मतलब विद्युत वाहक बल, 4.445 एफ एन। एवरेज में होता है 45 एफ एन। जब ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला चीजें लिखते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज का 1.11 आप लोग फॉर्म फैक्टर में पढ़े होंगे, यदि इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो फॉर्म फैक्टर पढ़े होंगे, और फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। तो इसका 1.11 गुना एवरेज का 1.11 गुना ई आरएमएस होता है, इसलिए मैं 45 एफएन लिखा हूं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक होता है फ्लक्स घनत्व, बी बराबर 5/a या 5 बराबर b इंटू ए। ठीक है, यदि मैं 5 की जगह ऐसे रख दूं यहां, इसका मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके पहले चीजें समझना जरूरी है। क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं यदि समझा के लिखूंगा तो आप लोगों को और ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा और मन भी लगेगा पढ़ने में। तो क्या मैं 5 की जगह बी ए लिख सकता हूं, यहां 5 रख दूं, ई आर एम एस। ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 समीकरण 2, 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग समझदार हैं, डायरेक्ट समझ जाएंगे। मेरा यहाँ पे 4.44 एक कांस्टेंट संख्या है, इसको मैं अभी नहीं लिखूं तो भी कोई दिक्कत। 5 की जगह क्या लिख देंगे, 5 जो है, तो 5 की जगह b इंटू ए, इसको हटा ही देते हैं, सही रहेगा। 4 एक कांस्टेंट संख्या है, 5 की जगह क्या है, b इंटू ए एफ एन। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई कि बी ए कहां से आया, एफ एन कहां से आया। यदि दो ट्रांसफार्मर हैं समान वोल्टेज के, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, दो ट्रांसफार्मर हैं समान वोल्टेज के, मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ भी बहुत सी चीजें लिखना है, जो मैं कर रहा हूँ इसी के लिए कर रहा हूँ।
कि मान लो कितना वोल्टेज के 1100 वोल्टेज के दो ट्रांसफार्मर है, समान वोल्टेज, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है समान नहीं है। ये सॉरी, इनकी जो क्या है कि एक आकार में छोटा है या बड़ा है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी समान नहीं है। फ्रीक्वेंसी एक की कितनी है, एक की फ्रीक्वेंसी है मान लो 50 हर्ट्ज, एक की है 25 हर्ट्ज, लेकिन हमारे भारत में एक स्टैंडर्ड मानक होता है आवृत्ति का 50 हर्ट्ज। तो कहने का मतलब यह है कि मान लो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और उसके एरिया मतलब ट्रांसफार्मर के आकार में, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो ट्रांसफार्मर आकार में बड़ा होगा। कैसे होगा आपको बता रहा हूं। ए को मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी यहां है, तो फ्रीक्वेंसी को मैं जब इसके इस साइड लाऊंगा 1/f। कहने का मतलब यह है कि यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ट्रांसफार्मर का आकार बड़ा होगा। यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, तो ट्रांसफार्मर आकार में छोटा होगा। तो एक पॉइंट लिख लेना, समान वोल्टेज पर यदि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति ज्यादा है तो ट्रांसफार्मर समान वोल्टेज पर, इस चीज को ध्यान रखना है कि समान वोल्टेज पर यदि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति ज्यादा है तो ट्रांसफार्मर का आकार जो होगा वो छोटा होगा, और समान वोल्टेज पर यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम है तो इसका आकार ज्यादा होगा। ये समझ गए। मान लो कि 25 1100 वोल्टेज है, एक की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एक की है 25 हर्ट्ज। तो जो 25 हर्ट्ज वाली ट्रांसफार्मर है उसका आकार जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गई आपको। ये सब अब मैं जो चीजें किया हूं किसके लिए किया हूं, यहां पे तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालने के लिए के बराबर होता है N2/N1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां E अनुक्रमणपाती N है। इतना सब कुछ समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब, अब मैं कुछ चीजें मिटा देता हूं, कौन क्या है चीज समझ में आ गया है आपको। आप देख सकते हैं कि E और N क्या है, समानुपाती है। तो यहां पे जब N2/N1 है तो E2/E1 भी हो जाएगा, हो सकता है ना, बराबर E2/E1। ये चीजें क्लियर है आपको या इसमें कोई दिक्कत है। अब हम करते हैं, एक फार्मूला और पढ़े हैं, मैं जब पढ़ाया था पहले तो बताया था कि ट्रांसफार्मर में पावर और आवृत्ति समान होती है। कहने का मतलब यह है, मान लेते हैं P1 बराबर P2। ठीक है, P बराबर VI पढ़े हैं, P बराबर VI ऐसे चीज पढ़े हैं। तो I की जगह हम क्या रख देते हैं, V। देखिए P बराबर VI पढ़े हैं। V को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, E भी बोलते हैं। E मतलब ERMS विद्युत वाहक बल, इसको भी प्रेस करते हैं, इसको भी। तो E1 P बराबर जब VI होता है E1 I1 E2 I2। ठीक है, कहने का मतलब यह है। अब इसका काम हो गया है, मैं इसको भी मिटा देता हूं, समझते जाइएगा आप लोग। यदि नोट करना है तो आप वीडियो को आराम से देखिएगा
और नोट भी करते जाइएगा, बहुत ही जरूरी चीजें हैं। कोई भी टीचर इस तरह का नहीं पढ़ाया है, अब पढ़ाता भी है तो पैसा लेता है, फ्री का इस तरह का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा है, बस पढ़ाता है ऊपरी ऊपरी और निकल जाता है, इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। तो आप लोग थोड़ा, और इसको पढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनत भी लगती है, आप लोग जानते हैं। 1 घंटा वीडियो के लिए हमको खुद स्टडी करना पड़ता है, कहीं कोई गलत न हो जाए, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं हम E2 है, इसको इस साइड लाते हैं E1, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, I1 बटे I2, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, I1 बटे I2। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है, ठीक है। अब और क्या करते हैं, P बराबर एक होता है V स्क्वायर R, ठीक है, V स्क्वायर R होता है, या आप लोग देखे होंगे हम लोग R को क्या करते हैं, DC में करते हैं, ठीक है, R को, तो फिर से पावर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, I2 स्क्वायर Z2, ठीक है। I स्क्वायर R है, ये वाला फार्मूला आप पढ़े ना, P बराबर I स्क्वायर R, सेम वही चीजें हैं। R DC के लिए है, R की जगह Z, मैंने अभी किया था RZX, तीनों क्या करते हैं, करंट के मार्ग में बाधा रुकावट डालते हैं, तो वही चीज कर रहे हैं। यहाँ R की जगह I स्क्वायर R जो है तो Z लिख दिया हूं, कोई दिक्कत, तो I1 स्क्वायर बटे I2 स्क्वायर बराबर Z2 बटे Z1। इतने भी चीजें क्लियर हो गई है, आई थॉट। अब देखिएगा, आपको पता है कि वर्ग है और जब बराबर के उस साइड जाता है तो वर्गमूल में हो जाता है, I1 स्क्वायर बटे I2 स्क्वायर बराबर अंडर रूट Z2 बटे Z1, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट Z2 बटे Z1, यह है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इस चीज के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ा आप लोग समझ सकते हैं। और एक चीज और है कि यदि स्टेप अप स्टेप डाउन को मैं बता चुका हूं, एक से के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ध्यान रखिएगा, के का मतलब क्या है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, किसको, ट्रांसफॉर्मेशन। तो के बराबर, इसका मतलब है, इसको भी समझिए क्योंकि स्टेप अप स्टेप डाउन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। के का मतलब हो गया N2 बटे N1, ठीक है, के बराबर N2 बटे N1, बड़ा है ए। इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग में सोचिएगा कि N1 जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग मान लेते हैं और N2 सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में कम लपेटे, सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा, मतलब स्टेप आपको एग्जाम में किसी भी तरह के घुमा के दे सकता है। कंपटीशन का एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही चीज आएगा, किसी भी तरह से घुमाएगा और आपको दे देगा और आप लोग फंसे रह जाएंगे। इसलिए डिटेल में एकदम बारीकी से हमको समझना है। यदि के का मान 1 से कम हो, यानी क्या हो, N2 बटे N1 का मान, समझ गया ना इसमें क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो स्टेप
डाउन हो जाएगा। और एग्जाम में ये भी पूछ दिया कि यदि k बराबर 1 हो तो उसे आइसोलेशन की कंडीशन कहते हैं। क्या कहेंगे? आइसोलेशन। क्लियर है क्या चीजें कि क्या होता है, कैसे होता है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पे जो चीजें लिखा है इस पे कुछ सवाल दे रहा हूँ और सवाल आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल चीजें आती हैं। मैं ओनली ITI के हिसाब से नहीं, पूरे कंपटीशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल से मैं लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें ITI बैच से जितने भी टेक्निकल के एग्जाम टेक्नीशियन में होते हैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित, मैं पूरे एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। तो कल से आप जरूर जुड़िएगा हमसे लाइव बैच के साथ। तो आज अभी मैं इस पे पूरी चीजें क्लियर हैं, इसको नोट करना नोट कभी करते रहिए वीडियो को रोक रोक के। अब मैं इस पे सवाल करता हूँ। सवाल कैसे करेंगे? सवाल के लिए ये लिखा होना जरूरी है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, k बराबर n2 बटे n1 बराबर e2 बटे e1 बराबर i1 बटे i2 बराबर अंडर रूट Z2 बटे Z1। क्वेश्चन को मैं जो लाया हूं क्वेश्चन ये है आपका, मैं लिखा हूं क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर है, क्वेश्चन मिल गया है तो मैं आपको कराता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2000, क्वेश्चन है 2000 बाई 20, 2000 और 200 वोल्टेज 20 kVA के ट्रांसफार्मर kVA के ट्रांसफार्मर हैं जिसमें द्वितीयक में 40 टर्न है इसमें द्वितीयक मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसमें द्वितीयक वाइंडिंग मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसमें द्वितीयक वाइंडिंग में कितने टर्न है? 40 टर्न। तो प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न होंगे, मतलब टर्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। पीडब्ल्यू को मैं प्राइमरी वाइंडिंग, यहां द्वितीयक को एसडब्ल्यू लिख दूंगा। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या। क्वेश्चन में एक चीज करूंगा कि पहले से लिख लूंगा, क्योंकि यहां लिखने में फालतू टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले अपने दिमाग से सोचिएगा कि यहाँ 2000 से 200 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? स्टेप डाउन हो रहा है। और एक चीज और, केवीए जो लिखा है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग, यहाँ पे आप
लिख लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर, केवीए में। ऐसे भी बीच बीच में जो भी चीजें आएंगे मैं उसके बारे में बताता चलूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वोल्टेज है ना। वोल्टेज में हम लोग क्या पढ़े थे अभी, फार्मूला दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। क्या दिख रहा है फार्मूला, E2 बटे E1। यही चीज पहले हमको दिया क्या क्या, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। E2 क्या है, 200 वोल्टेज, ठीक है। E1 क्या है, 2000। और क्या दिया है, 40 टर्न दिया है सेकेंडरी वाइंडिंग में। N1 क्या है, नहीं पता है। और N2 क्या है, 40 टर्न, टर्न, ठीक है। वो जो होता है वाइंडिंग उसमें बोलते हैं कि कितने टर्न, टर्न का मतलब होता है लपेटा, ठीक है। तो बस ऐसे कर देना है हमको, अब कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगाना है, ऊपर लिखा हुआ है E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1। E2 का मान कितना है, 200, और E1 का मान कितना है, 2000। N2 का मान कितना है, 40। N1 हमको ज्ञात करना है, तो सीधा सा निकालो, N1 बराबर कितना हो जाएगा, 40, 200, एक जीरो कट गया, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 400 टर्न। क्लियर है आपको, कैसे आया, यहाँ पे बस काटपुट में 4 जीरो जीरो कट गया, 4 एकम 4 पंचे 20, 5 पाँचों को 20, ठीक है, और डबल जीरो बच रहा है 400 टर्न, ठीक है इतना। और भी क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन और कर देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा